नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ और वो दिन आ गया कि कल आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए महा मैराथन, जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस का रिवीजन कराऊंगी और जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हैं वो भी साथ में कराऊंगी। कैसा पैटर्न आ सकता है सब बताऊंगी। तो चलते हैं तो शुरू करते हैं खंड का भाषा से, यानी कि हिंदी के। चलिए पढ़ते हैं हम पहला प्रश्न। नोट, प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। उत्तर पत्रक में सही विकल्प यानी कि उत्तर वाले गोले को पूर्णतः काला करना है, यानी कि जो आपको OMR सीट दी जाएगी वहां पर जाके आपको अपना आंसर मार्क करना है और मार्क करते समय क्या करना है, आपको सर्कल करना है जो भी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, ईदगाह, गोदान, गबन, पूस की रात तथा 2 बैलों की कथा आदि प्रमुख किसकी रचनाएं हैं? ईदगाह, गोदान, गबन, पूस की रात तथा 2 बैलों की कथा आदि किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? तो किसकी है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मैं बता दूं आपको कि ईदगाह, गोदान, गबन, पूस की रात और 2 बैलों की कथा ये आपकी प्रेमचंद जी की रचित रचनाएं हैं। तो किसकी रचित रचना है? प्रेमचंद। मैं आपका प्रश्न पत्र जो है वो हिंदी में लेके आई हूं, यानी कि क्वेश्चन पेपर जो है वो हिंदी में लेके आई हूं क्योंकि हिंदी में ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेखौफ शब्द में उपसर्ग है, तो बताइए क्या होगा इसका? बेखौफ शब्द में उपसर्ग है। बेखौफ, बे प्लस खौफ, तो खौफ क्या है यहां पर? खौफ यहां पर आपका मूल शब्द है। खौफ यहां पर आपका मूल शब्द है और बे यहां पर क्या आपका उपसर्ग है। क्लियर? तो क्या उपसर्ग होगा? बे, खौफ, बेक, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित रचनाएं हैं सरिता, हरियाली, घर, ईदगाह। तो मैं आपको बता दूं कि गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित रचना है आपकी सरिता। सरिता का पर्यायवाची क्या होता है? जी, नदी होता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए जरा, रजनी शब्द का पर्यायवाची है। नीचे जो शब्द दिए गए उनमें से आपको बताना है कि रजनी शब्द का पर्यायवाची क्या है। दिन, सुबह, रात, शाम। दिन, सुबह, रात, शाम। तो मैं आपको बता दूं कि रजनी शब्द का पर्यायवाची है आपका रात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। संस्कृत भाषा के आदि कवि और रामायण के रचयिता कौन थे? यानी कि जो रामायण है, यहां पर मैं रामायण की बात कर रही हूं जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, ना कि मैं यहाँ पर रामचरितमानस की बात नहीं कर रही। ये बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पर रामचरितमानस की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर रामायण की बात कर रही हूँ जो कि आपकी संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। तो उसके रचयिता कौन थे या फिर कौन है? थे क्योंकि वो है नहीं, तो महर्षि वाल्मीकि, महर्षि कश्यप, तुलसीदास या कालिदास। तो कौन थे? तो महर्षि वाल्मीकि जो थे वो संस्कृत भाषा में जो रामायण है उसके रचयिता थे। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला, श्रेष्ठ शब्द का विलोम है। श्रेष्ठ शब्द का विलोम है। श्रेष्ठ शब्द का विलोम है सुलभ, हीन, बासी, आरक्षित। सुलभ, सुलभ का मतलब है कोई कार्य जो आसानी से हो जाए।
बासी यानी कि कल का रखा हुआ खाना, अरक्षित यानी कि जो जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा हो वो होता है अरक्षित। तो श्रेष्ठ शब्द का विलोम यहां पर क्या हो जाएगा, हीन। हीन, श्रेष्ठ यानी उत्तम, हीन यानी कि निम्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिशोध शब्द का संधि विच्छेद है। प्रतिशोध शब्द का संधि विच्छेद है, तो क्या होगा, प्रतिशोध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सबको पता है प्रति प्लस शोध, प्रति प्लस शोध। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, पुश्तैनी शब्द का अर्थ है, पुश्तैनी शब्द का अर्थ है दीवार, मृत्यु, पुरखों की सम्मान। बताइए क्या होगा पुश्तैनी शब्द का अर्थ। तो पुश्तैनी शब्द का अर्थ है जो कि हमें हमारे पूर्वजों से मिली हुई है। तो पूर्वजों को एक और नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुरखों से। ठीक है, अगर यहां पर ये दिया होता प्राचीर, प्राचीर तो ये दीवार होती। ठीक है, आदर, सम्मान, मृत्यु, अंत। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रकृति के सीख, सॉरी प्रकृति की सीख है, प्रकृति की सीख कविता के रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राहुल सांकृत्यायन। तो मैं आपको बता दूं, प्रकृति की सीख कविता के आपके जो रचयिता हैं वो हैं आपके सोहनलाल द्विवेदी जी। कौन है, सोहनलाल द्विवेदी जी। मैं आपको फिर बता रही हूं कि आपके जो पाठ और उनके रचयिता, पाठ और उनके रचयिता, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो आपकी इंग्लिश की बुक हो, चाहे वो आपकी हिंदी की बुक हो, चाहे वो आपकी इंग्लिश की बुक हो, जरूर एक ना एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पर आप अपना नंबर पक्का करके चले, इनको अच्छे से याद करके जाए। ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये पूछा जा चुका है। क्लियर है, पाठ और उनके रचयिता के नाम आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल बाय हार्ट होने चाहिए। अगला प्रश्न, नीम के पौधों की पत्तियां जलाने से क्या होता है। ये जो मैं प्रश्न लाई हूं ये आपकी बुक से हैं, सब बुक से बनाए मैंने रात भर बैठ के। नीम के पौधों की पत्तियां जलाने से क्या होता है, मच्छर बढ़ जाते हैं, मच्छर दूर भाग जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो नीम की पत्तियों से क्या होता है, नीम की पत्तियां जलाने से क्या होता है, सबको पता है, हम सब जानते हैं कि नीम की पत्तियां जला दो तो वहां से मच्छर जो है वो भाग जाते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, धरती का अब करो श्रृंगार, पेड़ लगाओ सब दो चार। धरती का अब करो श्रृंगार, पेड़ लगाओ सब दो चार। यह नारा किसने लगाया, किसने लगाया, रमैया ने, रमैया की बेटी ने, रमैया की पत्नी ने, या सभी ने। तो ये कहानी किसकी थी, रमैया की थी, जिसको पर्यावरण से बहुत ज्यादा प्रेम था। तो वो क्या, उसने क्या पहल की कि वो पेड़ लगाने लगा। तो ये नारा किसने दिया था, रमैया ने दिया था। कब दिया था, उसने अपनी बेटी के शादी के कार्ड पर ये नारा छपवाया था। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते। बहुत आसान सा सवाल है, निम्नलिखित में से बुद्धिमान का स्त्रीलिंग होगा, बुद्धिमती, अरे वो मती होगा भाई, मंती नहीं होता, बुद्धिमती, बुद्धि, बुद्धिहीन सभी। तो क्या हो जाएगा, बुद्धिमती। क्या होगा, बुद्धिमती। बहुत आसान से सवाल आते हैं, बस आपको ध्यान रखना है वहां पर, छोटी छोटी मिस्टेक ना हो जाए। अगला प्रश्न, चेतक किसका घोड़ा था, राणा प्रताप का, दुश्मन का, बाबा का, कुंवर सिंह का। चेतक किसका घोड़ा था, सब जानते हैं कि चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था। क्लियर है जी। अगर आप बोलो कि ऐसे आसान सवाल भी पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल आसान,
कठिन, इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट, सब तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि मेरे को तो सब आता है, मैं इतने इजी क्वेश्चंस क्यों करके जाऊं। हो सकता है कि वहां पे इजी से इजी प्रश्न में आप फंस जाओ। क्लियर है? आगे चलते हैं। चिड़िया को खेत में किसका दाना मिला? चिड़िया को जो दाना मिला था वो किसका था? मूंग का, गेहूं का, चावल का, मटर का। अब जिसने इसको अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होगा, और यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चिड़िया को किसका दाना मिला था जी? मटर का दाना मिला था। किसका मिला था? मटर का। क्लियर? क्लियर? आगे चलते हैं। अंततः चिड़िया की मदद किसने की? अंततः चिड़िया की मदद किसने की? चिड़िया जो अपना दाना बढ़े के पास छोड़ के जाती है, वहां आती है नहा के, तो उसको दाना नहीं मिलता, फिर वो बड़े से पूछती है, वो सिपाही से, राजा के मंत्री से, राजा से, सबसे मदद मांगती है, लेकिन कोई भी मदद नहीं करता। तो उसकी अंत में मदद किसने की थी? राजा ने की थी, सिपाही ने की थी, चींटी ने की थी, या मंत्री ने की थी? तो किसने की थी? एक नन्ही सी चींटी ने की थी। चींटी ने क्या धमकी दी हाथी को? चींटी ने हाथी को क्या धमकी दी? ऑप्शन ए, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हारी सूंड में काट लूंगी, या मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूंगी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो चींटी ने हाथी को क्या धमकी दी थी? कि मैं तुम्हारी सूंड में काट लूंगी और तुम मर जाओगे। तो क्या दी थी? मैं तुम्हारी सूंड में काट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को, 20 अक्टूबर 1875 को, 31 अगस्त 1875 को, 20 जुलाई 1875 को। तो मैं आपको बता दूं कि वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। ठीक है? क्लियर? इनको एक नाम से और जाना जाता है, वो है लौह पुरुष के नाम से। ये भी मैं बता देती हूँ, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इनकी आंख के पास में एक फोड़ा था, नासूर। नासूर यानी कि जो कभी ठीक ना होता हो, वैसा घाव था, वैसा फोड़ा था जो कभी ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने इसका बहुत इलाज कराया। तो किसी ने सलाह दी कि आप इसमें गर्म लोहे की सलाख घुसा लो, तो ये फूट जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। तो जब लोहे की सलाख गर्म की गई तो किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सलाख उनके फोड़े में घुसा सके, क्योंकि डर था कहीं उनकी आंख ना खराब हो जाए, क्योंकि आंख के पास में फोड़ा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो सलाख अपने आप अपने फोड़े में, वो गरम सलाख थी बहुत, वो अपने फोड़े में घुसा ली थी। इसलिए उस टाइम जितने भी वहां पे लोग मौजूद थे, उन्होंने उन्हें लौह पुरुष का नाम दे दिया। क्लियर है? पूछा जा सकता है आपसे कि लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं, क्यों? तो आप बता सकते हैं। क्लियर? जिस कार्य के लिए सरदार पटेल को सदैव याद किया जाएगा वह था, यानी कि जिस कार्य के लिए सरदार पटेल को सदैव याद किया जाएगा वह कार्य था देश का बंटवारा, देसी रियासतों का एकीकरण, उनकी सूझबूझ के लिए, अंग्रेजों के साथ काम करने के लिए। देखो, पहली बात तो उन्होंने देश का बंटवारा नहीं कराया था। दूसरी बात, उन्होंने अंग्रेजों के साथ काम नहीं किया था। वो सूझबूझ से काम तो करते ही थे, ये तो सबको पता है। लेकिन किसके लिए जाना जाएगा? देशी रियासतों का एकीकरण। ये क्या था? जब हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ तो वहां पे क्या थी? छोटे छोटे राजा थे और उनके राज्य थे। तो उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने एक ऑप्शन दिया था उन राजाओं को जो स्वतंत्र राजा थे। उनसे क्या बोला था कि आप चाहो तो आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हो, क्योंकि भारत को 2 भागों में बांट दिया था, पाकिस्तान और भारत यानी कि इंडिया। आप चाहो तो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो सकते हो, आप चाहो तो भारत के साथ जा सकते हो, और आप अगर किसी के साथ नहीं जाना चाहते तो आप खुद का देश बनाकर वहां पर स्वतंत्र भी रह सकते हो।
क्लियर है? 600 से ज्यादा, 600 के करीब देसी रियासतें थी उस टाइम पर। कितनी थी? 600 थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन सभी 600 रियासतों को भारत में जोड़ा, उनको एक किया, भारत में मिलाया। वो पाकिस्तान के साथ भी जा सकती थी ना, कैसे जा सकती थी? बहुत सारे तरीके हैं, डिप्लोमेसी के थ्रू जा सकती थी, ब्लैकमेलिंग हो सकती थी, वॉर हो सकता था, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस चीज की बागडोर अपने हाथों में ली। उन्होंने 600 रियासतों को भारत में मिलाया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ, महेंद्रनाथ, दामोदर दास, नारायण। तो मैं आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ। ये आपके चैप्टर से ही लिया है मैंने, सारे प्रश्न मैं आपके चैप्टर के बीच में से निकाल के लाई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका हिंदी के चैप्टर से लिया हुआ प्रश्न है। एटीएम का पूरा नाम है, एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एनी टाइम मनी, मनी मशीन, कैश मनी। तो मैं बता दूं कि एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला प्रश्न, आखिर में फांसी कौन चढ़ता है? तो ये किस चैप्टर से आया आपका? ये आया आपका अंधेर नगरी, अनबूझ राजा, अनबूझ राजा, टकेसेर बाजी, टकेसेर खाजा। ठीक है? यहां से आपसे और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अंधेर नगरी में सारी चीजें कैसे मिलती थी? टके से। आखिर में फांसी पर कौन चढ़ता है? महंत यानी कि गोवर्धन दास के गुरुजी, गोवर्धन दास, कोतवाल या राजा? तो कौन चढ़ता है आखिर में फांसी पर? राजा चढ़ता है। किस लालच में चढ़ता है राजा? राजा कहता है कि राजा के होते हुए तुम सभी को स्वर्ग जाने दूंगा मैं। वो स्वर्ग जाने के लालच में कौन फांसी चढ़ जाता है? राजा। क्लियर? अगला प्रश्न, किन्नौर देश की स्त्रियां कैसी साड़ी पहनती हैं? किन्नौर देश की स्त्रियां कैसी साड़ी पहनती हैं? ऊनी साड़ी, ऊंट साड़ी, किन्नौरी साड़ी, बंगाली साड़ी। तो आपको दो चीजें तो समझ में आ रही होंगी कि देखो ये बंगाली साड़ी तो हो नहीं सकती, किन्नौरी साड़ी हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई साड़ी नहीं होती। ठीक है? ऊनी साड़ी या ऊंट साड़ी, तो वो पहनती है ऊंट साड़ी। ये साड़ी क्या होती है कि ये क्या करती है, एक कपड़ा लेती हैं जो सिर से यहां से बांधती हैं, लेकिन उसका पल्ला नहीं रखती, वो सिर पे नहीं रखती, और ऐसे बांधती है कि उनका पूरा शरीर एक कपड़े से ढक जाता है, दोनों साइड से बांधती हैं, और ऊपर वो टोपियां लगाती है। उसको बोलते हैं, उनके जो बांधने का स्टाइल है और जो कपड़ा वो लेती हैं उसको बोलते हैं ऊंट साड़ी। ठीक है? आपका जो चैप्टर है किन्नौर देश की ओर से लाया हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2002 को भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च पद की शपथ ली थी? कौन से राष्ट्रपति बने थे वो? 10वें, 11वें, 5वें, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। संज्ञा शून्य होना वाक्यांश का अर्थ है। संज्ञा शून्य होना, जाना, तैयार होना, बेसुध होना, भय होना। शून्य हो जाना, शून्य, संज्ञा शून्य होना। शून्य का अर्थ क्या होता है? जीरो।
जीरो हम कब हो जाते हैं? जब हमें कुछ याद ना हो। तो इसको क्या बोलते हैं हम? बेसुध होना, बेसुध। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। परमवीर चक्र भारत का खालिस्तान सम्मान है, सर्वोच्च वीरता सम्मान है, साहित्य सम्मान है, सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्मान है, या फिर इनमें से कोई नहीं। हम सबको पता है कि परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो उसके लिए। अगला प्रश्न, जो पिता का भक्त हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो पिता का भक्त हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पितृभक्त, मातृभक्त, सत्यवादी, मृत्यु। सबको पता है क्या हो जाएगा? पितृभक्त। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, ग्राम श्री कविता के रचयिता हैं। ग्राम श्री कविता के रचयिता हैं, तो मैं आपको बता दूं ग्राम श्री कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, दिव्यक रमेश, रामधारी सिंह दिनकर। आप सोच रहे होंगे कि मैम आप इतने कवि और कविता क्यों लेके आ रहे हो? मतलब मैं इसलिए लेके आ रही हूं क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि आपसे ये नहीं पूछा जाए। पूछा जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता। संभावना है इसके आने की, यानी कि चांसेस हैं। तो कौन है ग्राम श्री कविता के रचयिता? सुमित्रा नंदन पंत जी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आपके व्याकरण के प्रश्न आगे। आरती के पास नीला छाता है, वाक्य में विशेषण है। आरती के पास नीला छाता है, वाक्य में विशेषण है। नीला छाता आरती के पास। तो देखो यहां पर नीला क्या है आपका? नीला आपका यहां पर विशेषण है, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा है? छाता की। छाता क्या है यहां पर? संज्ञा है। वस्तुओं के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। आरती क्या है यहां पर? आरती भी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, विशेषण क्या है? नीला। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि जिसका अर्थ विपरीत हो जाए? व्यवस्था से पहले कौन सा उपसर्ग लगा दें कि व्यवस्था का अर्थ उल्टा हो जाए? अव्यवस्था, अपव्यवस्था, परव्यवस्था, अव्यवस्था। तो मुझे पता है कि अगर व्यवस्था से पहले मैं अ लगा दूं, अव्यवस्था, यानी कि व्यवस्था ना हो पाना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है मृगेंद्र। हिरण, शार्दल, तुरंग, अहे। हिरण, शार्दल, कुरंग, अहे। तो मैं आपको बता दूं मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है आपका हिरण। हिरण। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, संकेतवाचक सर्वनाम है, गुणवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो जो करेगा सो भरेगा क्या है आपका? संबंधवाचक सर्वनाम है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका, सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सत्याग्रह, सत्यग्रह, सत्याग्रह, सत्याग्रह। तो सत्य के लिए आग्रह के लिए आपका वाक्यांश होगा सत्याग्रह। क्लियर है? ओके। आगे बढ़ते हैं हम अपने खंड खा की तरफ। यहां पर भी सेम है। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। उत्तर पत्रक में सही विकल्प वाले गोले को पूर्णतः काला करें। क्लियर है? बढ़ते हैं हम
प्रश्नों की तरफ। द डव ड्रॉप्ड अ बिग लीफ डैश द वाटर। द डव ड्रॉप्ड अ बिग लीफ डैश द वाटर। इन द वाटर, इनटू द वाटर, ऑन द वाटर, ओवर द वाटर। तो क्या आएगा इसका? द डव ड्रॉप्ड अ बिग लीफ इनटू द वाटर। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द गिवन वर्ब। आपको याद रखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है भाई? पास्ट फॉर्म, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बात याद रहेगी, पास्ट टेंस यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। आलोक डैश द जॉब लास्ट मंथ। आलोक डैश द जॉब लास्ट मंथ। लेफ्ट, लीव्ड, लीव्स, नन ऑफ द अबव। तो मुझे पता है कि लीव यानी कि उसने छोड़ी। छोड़ी क्या है उसकी? वर्ब वन, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट। तो क्या आना चाहिए? आलोक लेफ्ट द जॉब लास्ट मंथ। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहां पर आपका? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रीति डैश हर पेन इन द स्कूल। प्रीति डैश हर पेन इन द स्कूल। लॉस्ट, लूज्ड, फाइंड, नन ऑफ द अबव। फाइंड, फाइंड तो ये कैसी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आपको क्या चाहिए थी? पास्ट फॉर्म चाहिए थी, तो ये तो नहीं होगा। लूज्ड, ये कोई फॉर्म नहीं होती, तो क्या होगी? लॉस्ट। प्रीति लॉस्ट हर पेन इन द स्कूल। प्रीति लॉस्ट हर पेन इन द स्कूल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द जिराफ? Where is the giraffe? Near the fence, near the garden, near the terrace, near the door. तो जो जू वाला चैप्टर है आपका, उसमें दिया गया है, कहां पर है? Near the fence. Where the giraffe? Giraffe is near the fence. Okay? Clear? आगे बढ़ते हैं। Next question on your screen. Find the odd one out. Find the odd one out. Peacock, parrot, sparrow, monkey. Find the odd one out. कोई भी बहुत आसानी से बता देगा कि इसमें सबसे अलग क्या है। Monkey, क्यों? These three are words. It's animal. Clear? They have wings. Monkey do not have wings. Next question. Let's move to the next question on our screen. Rihanna owns a shop. She is a dash. Rihanna owns a shop. She is a dash. रेहाना की खुद की एक दुकान है, यानी ये भी बोल सकते हैं कि रेहाना एक दुकान चलाती है। वो कौन है? वो एक दुकानदार है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शी इज अ ग्रोसर। शी इज अ ग्रोसर। प्लम्बर, बेकर, लॉयर। लॉयर कौन होता है? जो कोर्ट में, हाँ, जो कोर्ट में दलीलें पेश करता है। आप बोलोगे दलील क्या होते हैं? एविडेंस। ठीक है। बेकर कौन होता है? जो केक्स वगैरह बनाता है ना। प्लम्बर कौन होता है? जो आपके घर के जो भी छोटी मोटी चीजें जो खराब हो जाती है उनको जो ठीक करता है, फिक्स करता है आइटम्स को, वो होता है प्लम्बर। ठीक है। जैसे कहीं पे वाटर लीकेज है, ये सब चीजें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is right on your screen. Mr. Ghosh draws plans for building. He is a dash. Mr. Ghosh क्या करते हैं? वो प्लान्स बनाते हैं बिल्डिंग्स के लिए।
बिल्डिंग बनाने के लिए प्लान्स बनाते हैं कि यहाँ पर आपका बेडरूम रहेगा, यहाँ आपकी किचन रहेगी, इधर आपका डाइनिंग रूम रहेगा, लिविंग एरिया रहेगा, ये सब जो बनाते हैं। यहाँ पर आपका मेन गेट रहेगा। ये जो प्लान कौन बनाता है? आप बोलोगे हमारे घर में तो कोई भी बना लेता है, कोई भी बना लेता है ना, लेकिन हम जाते हैं ना कि हम चाहते हैं कि घर एक बार बनता है तो अच्छा बने, तो हम चाहते हैं कि किसी आर्किटेक्ट से उसकी डिजाइन ड्रॉ करवाएं, आर्किटेक्ट से उसकी डिजाइन ड्रॉ करवाएं। तो मिस्टर घोष ड्रॉस प्लान्स फॉर बिल्डिंग्स, ही इज अ आर्किटेक्ट, ही इज अ आर्किटेक्ट। प्रोफेसर कौन होता है? हु टीचेस? स्टूडेंट्स। कौन से स्टूडेंट्स? कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है। ऑथर कौन होता है? हु राइट्स बुक, पोम्स, स्टोरीज। पायलट कौन होता है? फ्लाइज प्लेन, पायलट होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks with the correct degree of adjective. She is she is the dash friend I have. She is the tall, taller, tallest, most tall. देखो द आ गया। द किसके पहले आता है? द आता है आपके सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। तो क्या आएगा? शी इज द टॉलेस्ट फ्रेंड आई हैव, शी इज द टॉलेस्ट फ्रेंड आई हैव। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल्स आर डैश देन मैंगोज। एप्पल्स आर डैश देन मैंगोज। एप्पल और मैंगो में क्या हो रही है यहाँ पे? कंपैरिजन। तो कौन सी डिग्री आ गई आपकी? कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। तो इसमें क्या होता है? ई आर लग जाता है ना, याद है ना कुछ? तो एप्पल्स आर बेटर देन मैंगोज, मैं पता है ना। गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मे इज द डैश मंथ, मे इज द डैश मंथ, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, कोल्ड। देखो दा लग गया। वैसे तो मे हॉटेस्ट नहीं होता, लेकिन जब दा लगा है तो ये क्या दिखा रहा है आपका? सुपरलेटिव डिग्री। मे इज द हॉटेस्ट मंथ, मे इज द हॉटेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, who granted 4 wishes to the fir tree? The magician, the god, the Eve, the fairy. So the magician granted 4 wishes to the tree, fir tree. Okay, let's move to the next question. One word substitute for one who cannot see. आपको वन वर्ड बताना है उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते। डेफ, इलिटरेट, ब्लाइंड, लेम। तो कौन होते हैं? ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब अंधा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हो सकता है ये आपकी बुक से ना हो, लेकिन फिर भी मैं ले आई हूं। हेलन केलर बिकेम द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ डिग्री। उन्होंने कौन सी डिग्री ली थी? बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स ली थी। क्लियर? द वर्ड्स आर फ्लाइंग डैश द स्काई। यहां पर आपको प्रीपोजिशन बतानी है जी, प्रीपोजिशन, वर्ड्स की पोजिशन। द वर्ड्स आर फ्लाइंग डैश द स्काई, इन द स्काई, ऑन द स्काई, ओवर द स्काई, विद द स्काई। तो क्या आएगा यहाँ पर? द वर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। आप बोलोगे यहाँ पर इन क्यों आया?
क्योंकि बहुत बड़ा स्काई है, उसके ऊपर नहीं जा सकती ना, तो ऑन नहीं हो सकती, ओवर भी नहीं हो सकती, उसके साथ भी नहीं चल सकते, तो विद भी नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन कौन से? ए, एन एंड द, ए एन एंड द यूज कर, तो क्या आएगा? अ सनराइजेज इन अ ईस्ट, बिल्कुल भी नहीं। अ सनराइजेज इन द ईस्ट, बिल्कुल भी नहीं। द सनराइजेज इन द ईस्ट, बिल्कुल। क्यों इन द ईस्ट? द ईस्ट क्यों आएगा भाई? यूनिवर्सल ट्रूथ है। सन के पहले द क्यों आया? कोई बहुत सारे सन तो नहीं है ना, हमारे पास एक ही सन है। पर्टिकुलर चीज से पहले क्या आता है? पर्टिकुलर चीज से पहले स्पेसिफिकेशन के लिए क्या आता है? द आता है भाई, क्या आता है? द आता है। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई प्रेफर ऑरेंज जूस डैश एप्पल जूस। आई प्रेफर ऑरेंज जूस डैश एप्पल जूस, ओवर और फ्रॉम टू। आई प्रेफर ऑरेंज जूस ओवर एप्पल जूस। अगर आप मुझे एप्पल जूस दे रहे हो, उससे बढ़िया आप मुझे ऑरेंज जूस दे दें, क्योंकि मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो आई प्रेफर ऑरेंज जूस ओवर एप्पल जूस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर वॉज एंग्री विद मी, फ्रॉम मी, टू मी, ऑन मी। तो मैं आपको बता दूं, जब भी एंग्री वर्ड आता है, इसके साथ हमेशा विद आता है। अफ्रेड वर्ड आता है, डरा हुआ किसी चीज से, डर जाना, इसके साथ ऑफ आता है। ठीक है, फ्रॉम नहीं आता, एंग्री फ्रॉम नहीं आता। ठीक है, ये दो वर्ड मैं आपको बता देता हूं। तो एंग्री विद मी, द टीचर वॉज एंग्री विद मी। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। I dash bought a kilo of grapes. I have bought a kilo of bought. I have bought. I has bought. I will bought. Buy की सेकेंड फॉर्म होती है bought. Buy, bought, bought. मैं खरीद लिया। will तो नहीं आएगी, I will bought. I will buy होगा ना, फिर तो ये तो गलत हो जाएगा। आई हैज, आई के साथ हैज नहीं आता, आई के साथ हमेशा क्या जाता है? हैव जाता है। तो आई हैव बॉट अ किलो ऑफ ग्रेप्स। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए, जिनमें से एक सही है। उत्तर पत्रक में सही विकल्प चुनकर गोले को पूर्णतः काला करना है। भाई ये गोले को है, तुम कहो कि मैम यहाँ पे मिस्टेक है, कभी कभी हिंदी की टाइपिंग में हो जाती है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है? चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है? यानी कि आंतरिक कोणों की बात कर रहा है। ये कोणों का योग कितना होता है? तो मुझे पता है कि चतुर्भुज के सभी कोण कितने होते हैं? समकोण होते हैं। समकोण का मतलब क्या है? 90 डिग्री के होते हैं। तो कितने कोण होते हैं चतुर्भुज में? 4 कोण होते हैं। तो क्या हो जाएगा योग? बिना कैलकुलेट किए बिना भी हमें याद है कि समकोण यानी कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है, क्योंकि एक कोण का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है, 360 डिग्री। समांतर रेखाओं के लिए एक अच्छा और सामान्य उदाहरण है रेलवे ट्रैक। एक पहिए में तीलियां, रेलवे ट्रैक ऐसा जाता है, एक पहिए में तीलियां ऐसे हो सकती हैं। ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोटेक्टर ऐसे होता है, कंपास ऐसे होता है। तो आप मुझे बताइए कि समांतर रेखाओं के लिए, इनको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइंस, तो क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइंस के लिए जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होना चाहिए? रेलवे ट्रैक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3:10 यानी कि 3:10 पर घड़ी की सुइयां बनाती हैं एक अधिक कोण, एक न्यून कोण, एक समकोण, एक सीधा कोण। अच्छा एक बात बताओ, 3 जब बजते हैं, मैं ये घड़ी बना लेती हूँ,
यहाँ 12 होते हैं, यहाँ 6 होते हैं, यहाँ 3 होते हैं और यहाँ कितने होते हैं, यहाँ 9 होते हैं। तो जब 3 बजेंगे, 3:10 हो रही है, तो ये 3 थोड़ा सा इधर होगा और ये इधर होगा। तो कैसा कोण बन रहा है इन दोनों के बीच में? न्यून कोण बन रहा है भाई। अच्छा, यहाँ तो न्यून कोण बन रहा है, यहाँ पे कैसा बन रहा है? मैंने कहा देखो अधिक कोण तो तब भी नहीं बन रहा। यहाँ पे बृहद कोण बन रहा है, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल तो तब भी नहीं बन रहा। बृहद कोण जो 270 डिग्री से ज्यादा का है वो बन रहा है। तो घड़ी की सुइयों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? यहाँ पर आपका एक न्यून कोण बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। त्रिभुज के 3 आंतरिक कोणों का योग होता है। त्रिभुज के 3 आंतरिक कोण, यानी कि ये जो 3 आंतरिक कोण होते हैं, मतलब ए बी सी, यानी कि ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका मेजर कितना होता है, योग कितना होता है? तो मैं बता दूं कि त्रिभुज के 3 आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 270 नहीं होता, ना 180 से अधिक होता है, ना ही 180 से कम होता है। एग्जैक्ट 180 डिग्री ही होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक वृत्त का व्यास बताइए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो आर होती है, यानी कि जो रेडियस होती है, रेडियस क्या होती है? डायमीटर की आधी होती है, डायमीटर की हाफ होती है। रेडियस इक्वल टू d/2। तो अब आपसे पूछा है तो डायमीटर निकालना है, तो क्या करोगे आप? रेडियस का 2 गुना नहीं कर दोगे? 2 गुना तो कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। वैसे आपको ये कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, वो तो मैंने करके दिखा दिया। सबको पता है कि 7 का डबल क्या होगा, 7 का 2 गुना क्या होगा? 14 होगा। तो व्यास यानी कि डायमीटर कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? अभी तो आपको मैथ्स बहुत इजी लग रहा होगा ना, बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। वृत्त के केंद्र और किसी बिंदु के बीच की दूरी को कहा जाता है, यानी कि ये वृत्त का केंद्र है और यहां पर कोई भी बिंदु है, इस दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं रेडियस इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं जी? आज को त्रिज्या कहा जाता है। वृत्त के केंद्र और किसी बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिज्या। परिधि किसे कहते हैं? परिधि कहते हैं सर्कमफ्रेंस को। ये जो होता है, मान लो आपने एक चक्कर लगाया इसका, उसको बोलोगे आप परिधि। व्यास किसे कहते हैं? इसको बोलोगे आप डायमीटर पूरा, रेडियस का 2 गुना। जीवा जो वृत्त के केंद्र से होके नहीं गुजरती लेकिन वृत्त के 2 बिंदुओं को जोड़ती है, वो कहलाती है जीवा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आप कॉर्ड। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, मैं आपको ये इजी क्वेश्चन इसलिए करा रही हूं कि कभी कभी क्या होता है, आप हार्ड पढ़ के जाते हो और आपका कंसेप्ट अटक जाता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन भूल जाते हैं। एक डैश के 2 अंतिम बिंदु हैं, रेखा के किरण के बिंदु के, एक रेखाखंड के। ये क्या है? रेखाखंड ए बी रेखाखंड। इसके 2 अंतिम बिंदु हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। तो किसके अंतिम बिंदु होते हैं जी? 2 रेखाखंड के होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। अरे यहां पर मैंने जगह नहीं छोड़ी है, पर कोई नहीं, छोटा छोटा लिखूंगी। 1 दर्जन पेन 120 रुपए में खरीदे। 1 दर्जन पेन 120 रुपए में खरीदे, तो सीपी कितना हो गया आपका? 120। लेकिन एक पेन का सीपी क्या हो गया? एक पेन का सीपी आप बोलोगे, देखो 1 दर्जन में 12 पेन होते हैं, तो एक पेन का सीपी हो गया 120 बट्टे में 12, यानी कि 10 रुपए। एक पेन कितने का है? 10 रुपए का। अब उसने क्या किया? प्रत्येक पेन 15 रुपए में बेचे। उसने कहा ठीक है बेच दो। प्रत्येक पेन 15 रुपए में बेच दिया, तो उसको एक पेन पे कितने का लाभ हुआ? 5 का।
तो 12 पेन पे कितने का होगा? 12 पंजे 60 रुपए का। एक पेन पे कितने का लाभ हुआ? आप बोलोगे देखो एसपी कितना है एक पेन का? 15 और सीपी कितना है एक पेन का? 10। तो लाभ क्या हुआ? प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। मैं पढ़ा चुकी हूं ये बात की प्रॉफिट क्या होता है आपका? एसपी माइनस सीपी। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो कितना आएगा? 5 रुपए एक पेन पर। कितने पेनों पर चाहिए आपको? कितने पेन है आपके पास? 12। तो एक पेन पर 5 रुपए, तो 12 पेन पर कितने रुपए? 60 रुपए। तो प्रत्येक पेन पर लाभ क्रमशः डैश डैश है, 5 रुपए और 60 रुपए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक पेन पर 5 और सभी पेनों पर कुल 60 रुपए का लाभ हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, जरा ध्यान से पढ़िए। एक व्यापारी ने एक कुर्सी 90 में बेची। उन्होंने इसे 95 में खरीदा था और 20 रुपए परिवहन पर खर्च किए थे। लेन देन में हानि लाभ क्या थी? पहली बात तो आपको ये बताना है हानि हुई है या लाभ हुई है। देखो 90 रुपए में बेच रहे हैं, ये क्या हो गया? एसपी। सीपी क्या था? सीपी था आपका 95। अच्छा जी 95 सीपी था? मैंने कहा नहीं, सिर्फ 95 सीपी नहीं था। 20 रुपए जो आपने किराया दिया परिवहन, यानी कि जो आपने किराया दिया वाहन का, वो भी तो था 20 रुपए। तो कितने हो गए? 115 रुपए हो गया इसका क्रय मूल्य। कितने में बेच दिया आपने? 95 रुपए में। तो कितने रुपए का घाटा हो गया आपको? लाभ तो नहीं हुआ, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। तो कितने रुपए की हानि हो गई? 25 रुपए की क्या हो गई आपको? हानि हो गई, हानि। ठीक है, तो क्या हो गई आपको? हानि हो गई 25 रुपए की। क्लियर है? बहुत आसान सवाल है, मैंने तो कोई नहीं, अभी आएंगे। एक रेफ्रिजरेटर रुपए 5,875 में बेचकर सारा है वो, चलो सर को 225 रुपए का नुकसान हुआ, तो रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य क्या था? यानी कि उसने इतने में बेचा और उसको नुकसान हो गया 225 रुपए का, तो उसने कितने में खरीदा हुआ? हानि हो गई, तो उसका क्रय मूल्य ज्यादा होगा ना। तो हानि में क्या होता है? हानि कब होती है? जब विक्रय मूल्य कम होता है, क्रय मूल्य ज्यादा होता है। तो आप क्या करोगे? विक्रय मूल्य में हानि जोड़ दो, क्या आ जाएगा आपका? क्रय मूल्य आ जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं बता चुकी हूं। तो 875 में 225 जोड़ दो, 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10, हासिल का 1, 8 और 1 9, सॉरी 8 और 2 10 और 1 11, 6100 रुपए में उसने खरीदा था, उसको 225 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य क्या था? रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य था 6,100 रुपए। क्लियर है? 40% के लिए न्यूनतम पद में भिन्न है, 40% के लिए न्यूनतम पद में भिन्न है। तो 40% को न्यूनतम पद में कैसे लिखोगे? कैसे लिखेंगे? 40%, यानी कि 40 प्रति 100 पर 40/100। 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा? 4/10। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना बचा? 2/5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा सवाल है। वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 25% 75 रुपए है, यानी कि कोई भी राशि का 25% 75 रुपए के बराबर है। कौन सी राशि होगी वो जिसका 25% किसके बराबर है? 75 रुपए के बराबर है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं क्या कर लेता हूं। मैंने कहा अंजी क्या करोगे? मैंने कहा मैं ये कर लेता हूं कि वो राशि x मान ली। मैंने कहा 75% x का किसके बराबर है? सॉरी 25% x का किसके बराबर है? 25%।
ये काटो 25 और 4, तो क्या बचा x बट्टे में 4, 75। तो x क्या होगा, उधर चला जाएगा, 75 गुणे में 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75 गुणे में 4, 5 चौके 20, हासिल का 2, 7 चौक 28 और 2 30। 300 रुपए वो राशि है जिसका 25% 75 रुपए होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 0.7 के बराबर है? 0.7 यानी कि 7/10। इसका प्रतिशत निकाल दो, यहां भी 10 का मल्टीप्लाई, यहां भी 10 का मल्टीप्लाई, 70। क्लियर है, ये तो मैं करा चुकी हूं। अब मैं आपको ये कंसेप्ट बताऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा। कॉन्सेप्ट बताना है क्या? नहीं ना, जरूरत नहीं है। देखो फिर भी मैं बता देती हूँ। चलो, आप बोलोगे मैम इतनी जल्दी जल्दी कराते जा रहे हो, कुछ समझ नहीं। ये मैंने पढ़ाया था जब आपको मैं बता रही थी कि भिन्न में प्रतिशत को बदलना, प्रतिशत को दशमलव में, दशमलव को प्रतिशत में और प्रतिशत को दशमलव में बदलना। तो यह है 0.7 यानी कि 0.7। क्लियर? जब इसको मैं लिखूंगी तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ फ्रैक्शन में 7/10 यानी कि 7/10, 7/10। ठीक है, थोड़ी इधर उधर हिंदी इंग्लिश हो जाती है तो उसको माइंड मत करना। तो अब मुझे क्या करना है, प्रतिशत यानी कि एवरी 100 पर, लेकिन यहाँ तो ये 10 है तो मैं इसको क्या करूंगी, 100 बना लूंगी या फिर सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर लूंगी। तो यहाँ पर 10, ऊपर भी 10, कितना हो जाएगा 70/100। तो मुझे पता है कितना हो गया, 70%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। परसेंट किस पे निकाली जाती है, प्रतिशत यानी कि प्रतिशत यानी कि एवरी 100 पर, परसेंट यानी कि हर एक 100 पर आपकी प्रतिशत निकाली जाती है। क्लियर है, कोई परेशानी यहां तक नहीं? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, 60 छात्रों की एक कक्षा में 55% लड़कियां हैं तो कितने छात्र हैं? इस प्रश्न को मैं आपको दो तरीके से करके दिखाऊं। मैंने कहा देखो 60 का 55% निकालो। साठ का 55% निकाल लो। आप बोलोगे देखो निकालते हैं, चलो। 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बचा 10। अब क्या कर सकते हैं, 5 से काटो इसको, 5 से 11 बार, 5 दूनी 10, इसको काटो 2 से 3, 11 गुणे 3 यानी कि 33 लड़कियां हैं। 33 लड़कियां हैं तो आप क्या करोगे, 60 में से 33 माइनस कर दो, 27 के आ गए आपके लड़के आ गए। एक तो इस तरीके से कर सकते थे, मैंने कहा मुझे इस तरीके से नहीं करना। मैंने कहा देखो 60 यानी कि उसमें 100% बच्चे हैं, 100 में से 55% क्या है आपकी लड़कियां, तो लड़के कितने होंगे, आपने बोला जी 45% होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर क्या है 60 का सीधे सीधे 45% निकाल लो। आपने बोला ठीक है निकाल लेंगे, 0। फिर वही कर लो, 5 से 9 बार, 5 से 2 बार, और ये 3 गुणे में 9 कितना होता है 27। तो कितने लड़के हैं 27 लड़के। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न। 2 मिलीमीटर 1 लीटर का कितना प्रतिशत है? 1 लीटर में से मैंने तुम्हें 2 मिलीमीटर कुछ दे दिया, तो मैंने आपको कितना प्रतिशत दे दिया? आप बोलोगे मैम आप बड़ी कंजूस हो। पहले तो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, वो क्या है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, यानी कि मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, तो 2 मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर यानी कि 1 लीटर का कितना प्रतिशत होगा? मैंने कहा देख लो कितना प्रतिशत होगा, 0 से 0 कट गया, 0.2। कितना होगा 0.2%। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत तेज बोलने की, पर मेरी आवाज ज्यादा तेज निकल नहीं रही है। ठीक है, तो हेडफोन लगा लेना। अगला प्रश्न है 75 मिनट का कितना प्रतिशत 15 मिनट है? यानी कि 75 मिनट का 15 मिनट जो है वो कितना प्रतिशत है? 15 में से 75 भिन्न में कर 15 से, 15 का पहाड़ा आता है 15 एकम 15, 15 पंजे 75, यानी कि हो गया 100/5, 20%। 5 से 120 टाइम्स कटता है। मेरे को ये आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सिखा चुकी हूं ऑलरेडी। आपको अपनी कैलकुलेशन अब फास्ट कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर भी कैसे किया, चलो मैं पूरा बता देती हूँ। बहुत इजी है वैसे, मुझे पता है आप जीनियस बच्चे हो, सब कर लो। 15 कितने का? 75 का। 15 एकम 15, 15 पंजे 75, 5 से काटो, 5 दूनी 10, ये 0, 20%। 75 मिनट का कितना प्रतिशत 15 मिनट है? तो मैं बता दूं कि 20% है, यानी कि 20%। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रमेश ने अंग्रेजी टेस्ट में 75% प्राप्त किए, यानी कि उसके जो 75% आई, और वो 40 अंक में से थे, तो उसने कितने अंक प्राप्त किए? जो पूर्णांक था, यानी कि जो पूर्णांक था, मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो थे आपके 40। उसने 40 का कितना किया? 40 का 75%। 75% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/4। मैम आपने ऐसा तो कुछ नहीं बताया। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं बता रही, अभी नहीं बता रही, ये हाई लेवल का मैथ्स है। 40 × 75/100। 25 का पहाड़ा आता है? नहीं आता, तो मैं बता दूं कि 75 बट्टे में अगर 100 हो, यानी कि 75/100 हो, तो 25 से काटो 3 बार, और यहाँ पे काटो 25 से 4 बार। ठीक है, तो 4 से काटो इसको 10 बार, 4 10 दिया 30। कितने मार्क्स आए उसके? 30। कितने अंक प्राप्त किए उसने? 30। 30 अंक प्राप्त किए उसने, 30 अंक प्राप्त किए। क्लियर है? क्लियर है? क्या मैं बहुत ज्यादा फास्ट जा रही हूं? मैं एक और बार समझा देती हूँ। रमेश का जो पूर्णांक था वो 40 नंबर का टेस्ट दिया उसने, उसको 40 का 75% मिला, तो मैंने 40 का 75% निकाल दिया। 0 से 0 कट गया, 5 से काटो, 5 से काटो 15, 5 से 2, 2 से काटो ये 2 बार, 15 गुणे में 2 बचा, 15 गुणे में 2 कितना होता है? 30। कितने मार्क्स आए उसके? कितने अंक प्राप्त हुए उसको? 30 अंक प्राप्त हुए। कितने में से? 40 में से। क्लियर है? आगे चलते हैं। 2/3, 4/5, 7/9 और 3/5 में सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे बड़ी भिन्न, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इनके डिनोमिनेटर के एलसीएम लेने पड़ेंगे। तो 2, 3, 5, 9, 3, 5 और 9, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। आपने बोला कैसे लिया? मैं करूँ, सब करके दिखाती हूँ, सब करके दिखा जाएगा। 3, 5 और 9 एलसीएम लो। 3, 1, 5, 3, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 1, 1, 3 गुणे में 3 गुणे में 5, 3 × 9, 9 पंजे 45। अब आपको क्या करना है? ये 2/3, इस डिनोमिनेटर को भी 45 बनाना है। तो जब आप इस डिनोमिनेटर को 45 बनाओगे तो आप यहाँ पर कितने का गुणा करोगे? 15 का। जब आप नीचे 15 का गुणा करोगे तो ऊपर भी 15 का गुणा करोगे। ऊपर 15 का गुणा क्यों कर रहे हो? जिससे कि समतुल्य भिन्न बन सके, यानी कि इस भिन्न पर कोई असर ना पड़े। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर और सेम नंबर से डिवाइड करने पर किसी भी भिन्न पर कोई असर नहीं पड़ता।
मतलब मैं आपको 10 रुपए दूं और तुरंत वापस ले लूं, तो आपकी पॉकेट मनी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। वही तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और 30 बट्टे 45, 4 बट्टे 5। इसको करो 45 बनाओ, 9 चौक 36, 45, 7 बट्टे 9, 7 पंजे 35, 9 पंजे 45, 3 बट्टे 5, 27 बट्टे 45, 30 बट्टे 45, 36 बट्टे 45, 35 बट्टे 45, 27 बट्टे 45। तो कौन सा बड़ा है जी? 36 बट्टे 45। किस भिन्न का है? ये 4 बट्टे 5 का। तो कौन सी बड़ी होगी आपकी? 4 बट्टे 5 सबसे बड़ी होगी। 4/5 सबसे बड़ी है यहाँ पर। क्लियर है? बहुत आसान से सवाल लेके आई हूं मैं, अभी तो और कराऊंगी। नेहा ने प्रति 5 पेन की दर से, यानी कि 5 रुपए पेन की दर से 2 पेन और रुपए 3.5 प्रति पेंसिल की दर से 3 पेंसिल खरीदी। नेहा ने दुकानदार को 50 का नोट दिया तो वह उसे कितने रुपए लौटाएगा? देखो 5 रुपए की दर से 2 पेन खरीदे, कितने को हो गए? 10 रुपए के। 3.25 रुपए से उसने 3 खरीदे, कितने को हो गए? 9.75 रुपए के। तो उसने कितने रुपए खर्च किए? 19.75। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं, 50 में से 19.75 को माइनस करो। अरे रे सॉरी, यहां पर आपका ये 40 जो कर दिया है ना, वो 40 ना करके 30 होगा। वो गलती से कर दिया भाई। ये होगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि आंसर यही होगा। तो यहां पर 40 हो गया था, वो 40 नहीं है, वो 30 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कितना जाएगा? जब 50 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा? 50। यहां पर कितना बचा? 49 बचा, क्योंकि मैंने एक इधर ले लिया जिसमें से मैंने, अच्छा आपको माइनस करना भी सिखा देती हूँ। आप कहोगे मैम डायरेक्ट करते जा रहे हो आप सब कुछ, वो भी सिखा देती हूँ। 50 रुपए को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 50.00। 19 रुपए को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 19 रुपए 75 पैसे है। ठीक है, जब मैं 50 से 1 रुपया लूंगी तो कितने पैसे हो जाएंगे? यहाँ पर 100 पैसे हो जाएंगे। 100 पैसों में से जब वो 75 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25 पैसे हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा आपका? 49 बचा। 49, 9 में से 9 गया 0, 4 में से 1 गया 3। 30 रुपए 25 पैसे, यानी कि 30.25 रुपए आपके बचे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं? नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं? सरल रेखाएं यानी कि सीधी लाइन। ठीक है, कितनी सरल रेखाएं? देख लो, 1 2 3 4 ऊपर की जा रहा है, और 1 5 तो ये रही, 6 7, 1 ये रही 8, 1 ये रही 9 और 1 ये रही 10। कितनी सरल रेखाएं? 10 सरल रेखाएं। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं? वृत्त यानी गोले, सर्कल, कितने हैं? मैंने कहा देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6। और तो वृत्त नहीं बनाना। देखो ये तो जो पोर्शन है ये भी वृत्त नहीं, ये भी वृत्त नहीं कहलाएगा, ये भी वृत्त नहीं कहलाएगा और ये भी वृत्त नहीं कहलाएगा। तो कितने हैं? टोटल 6 वृत्त है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो मैंने कहा देखो पहले अगर मैं आकृति देखूं ना तो मुझे सबसे बड़ा वर्ग दिख गया। आपने बोला हाँ जी दिख गया। मैंने कहा 1 हो गया,
हाँ एक तो ये हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैंने इसके अंदर आ जाओ, आपको ये दूसरा दिख गया, बोला हाँ ये भी दिख गया, मैंने 2 हो गए, एक ये 3, हाँ मैंने कहा ये देखो 4 और एक ये देखो 5, मैंने कहा यहीं पर एक ये देखो 6 और एक देखो 7 और ये देखो 8 और एक ये देखो 9। कितने वर्ग हैं टोटल इसमें? 9 वर्ग हैं, कुल 9 वर्ग हैं इसमें आकृति में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जिसमें प्रश्न आकृति जो है वो छिपी हुई हो, निहित यानी छिपी हुई हो। तो कौन सी हो जाएगी? देखो मैंने कहा ऑप्शन ए तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये वाली आकृति ये कुछ ऐसा मिसिंग है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको देखो क्या ऐसा कुछ दिख रहा है, हाँ तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति चुनिए। चुनिए जी। यहां पर क्या है? ये गोला था और यहाँ पे क्या बन गया? ये स्क्वायर बन गया। तो जब ये यहाँ पर सेंटर में गोला है तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल यानी कि आयत जैसा बन जाएगा। तो कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन बी क्या होगा आपका इसमें? सही होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से भिन्न आकृति को चुनिए। भिन्न, देखो इसमें कितनी रेखाएं आके मिल रही हैं जी? 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 ही मिल रही है। इसमें कितनी है? 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या है? अलग है, तो ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होगी? किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होगी? 1, 2, 3। तो यहां पे कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। तो कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बहुत इजी सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। प्रश्न आकृति देखिए जरा, इसको आपको क्या करना है? पूरी करना है। प्रश्न आकृति को पूर्ण करना है, पूर्ण करना है, पूर्ण। तो देखो मैं इसको क्या कर लेती हूँ, बना के देख लेती हूँ। कुछ ऐसा बन रहा है। और इसको क्या कर दिया? कलर कर दिया। ये तो होगी नहीं, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें देख लीजिए, इसमें क्या होगा? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे रीजनिंग के प्रश्न है, कुछ करते हैं। मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? आकाश से, वायु से, जल से, भोजन से। मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया आकाश से संबंधित है। क्लियर है? यहां पर मैं ज्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रही क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, जल्दी जल्दी करना है। क्लियर? आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। पत्र, स्पीड पोस्ट, एमएमएस, मनी ऑर्डर। देखो पत्र, इसमें भी कुछ इंफॉर्मेशन होती है। स्पीड पोस्ट, एमएमएस और मनी ऑर्डर। देखो ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है। यहां पे सबसे अलग क्या है? नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी आपके पोस्टमैन के थ्रू आता है, ये भी आपके पोस्टमैन के थ्रू आता है, मनी ऑर्डर भी आपके पोस्टमैन के थ्रू आता है, और एमएमएस आपके मोबाइल पर आता है। इसका मतलब होता है आपको डायरेक्ट मल्टीमीडिया मैसेजेस प्रोवाइड करना। क्लियर है? आगे चलते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा,
वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह मेरे पिता की, यानी कि मेरे पिता की एकमात्र बहन, ये पुत्र हो गया। पिता की बहन क्या हुई? बुआ। बुआ की एकमात्र पुत्री साइमन की क्या हुई? फुफेरी बहन। क्या हुई? फुफेरी बहन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? तो वह महिला साइमन की फुफेरी बहन है। क्लियर है? ये देखिए, यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? मैंने क्या बोला? देखो यहां पर मंथ सेम है, 15 सितंबर, यानी कि 15 सितंबर, 15/9/2001, 15/9/2000। देखो ये दोनों तो सेम है, तो यहाँ पर तो आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर क्या आ रहा है? 1 साल। अब मुझे बताओ, 2001 है, 2001 जो है उसमें ऑड डे कितने होंगे? 2001 में ऑड डे कितने होंगे? आपने बोला लीप ईयर तो है नहीं, तो 2 ऑड डे होंगे इसमें। कितने होंगे? 2 ऑड डे होंगे। ऐसे कैसे 2 ऑड डे होंगे? मैंने कहा देखो, क्यों नहीं 2 ऑड डे होंगे? 52 हफ्ते और 2 दिन बचते हैं एक्स्ट्रा, तो 2 ऑड डे होंगे। तो शुक्रवार के आगे 2 लगा दीजिए। क्या आएगा शुक्रवार के बाद? शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो कौन सा दिन होगा जी आपका? रविवार होगा। कैलेंडर मैंने आपको पढ़ाया है ना, उसी हिसाब से आपको ये करना है, जिस हिसाब से मैंने आपको कैलेंडर पढ़ाया है। क्लियर है? ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित युग्म से सदृश संबंध को नहीं दर्शाता। देखो, मनोविज्ञान किससे संबंधित होती है? मन से। शारीर रचना विज्ञान, शरीर से। दर्शन, किसी चीज को दर्शन कर रहे हो, किसी चीज को देख रहे हो, चित्र से होगा ना। पुरातत्व विज्ञान, पुरावशेष से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो संबंध नहीं दर्शा रहा हो जाएगा दर्शन यानी किसी चीज को देखना। एक कक्षा में सोहन का ऊपर से 7वां स्थान है जी। ठीक है, ऊपर से 7वां स्थान, यानी कि उसके आगे 6 बच्चे हैं। नीचे से 26वां है, यानी कि इधर उसके आगे 25 बच्चे हैं। 6 बच्चे इधर है, 25 बच्चे इधर है, और एक बीच में कौन है? सोहन है। तो 25 में कितना जोड़ दो? या तो आप चाहो तो 7 जोड़ दो, 5। कितने बच्चे हैं? 32 बच्चे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो ऐसा कर लो, 25 में 6 जोड़ लो, फिर एक सोहन को भी जोड़ लो। कितने हो गए? 31, और एक अभी सोहन भी तो बच रहा है, 32। कितने बच्चे हैं जी? 32 बच्चे हैं। नीचे से उसका 26वां स्थान है, यानी कि उसके बाद अभी 25 बच्चे और बैठे हुए हैं। ऊपर से उसका 7वां है, यानी कि उसके आगे 7 बच्चे और हैं, 6 बच्चे और बैठे हुए हैं। एक तो सोहन खुद है ना, इसलिए वो कक्षा में कुल 32 विद्यार्थी हैं। कुल 32, यानी कि 30 और 2 32 विद्यार्थी। इस श्रृंखला को पूरा कीजिए। 1, 2, 10, 37, 101। 1 देखो यहाँ पे करके देखो, जोड़ बढ़ते हैं, श्रृंखला दे रखिए 1, 2, 10, 37, 110। मुझे एक चीज समझ में आ रही है। देखो, मैं अगर इनका गैप लूं, इनका अंतर लूं, तो कोई फायदा नहीं दिख रहा मुझे। यहाँ पर 1 का अंतर है, 1, 2, 10, 37, 101 में। यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ 8 का अंतर है, यहाँ देखो 27 का अंतर है, यहाँ देखो ये कितने का है? 11 में से 7 गए 4, और 10 में से 3 गए 64 का अंतर है।
मैंने कहा मुझे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा ऐसे। मैंने कहा एक बात समझ में आ रही है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा यहाँ पर देखो मैं क्यूब का कुछ अंतर आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, क्यूब का अंतर आ रहा है, करके देख लो। यहाँ 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, यहाँ पर आप 5 का क्यूब का अंतर आना चाहिए, आप कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा हाँ, 5 का क्यूब क्या होता है? 5 गुणे में 5 गुणे में 5, 125। 125। तो अब 110 में कितना ऐड कर दो? 101 में 125 ऐड कर दो, कितना आ रहा है? 226 आ रहा है। कितना आ रहा है? 226 आ रहा है। आंसर में 226 है। हाँ जी है। क्या समझ में आया कुछ? ये क्या है? ये क्यूब हो रहा है। देखो यहाँ पर 1 का अंतर था, 1 का क्यूब। मैं बता देती हूँ दोबारा करके इसको अच्छे से, यहाँ पे बहुत तेजी चले हमारे पास। 1 का क्यूब, उसमें हमने 1 जोड़ा, कितना आया? 2, क्योंकि इनका अंतर था। 2 का क्यूब, उसमें हम ये जो नंबर है पीछे वाला वो जोड़ रहे हैं, तो कितना आएगा? 8 और 2 10। अब किसका क्यूब? 2 के बाद क्या आता है? 3 का क्यूब। 3 के क्यूब में हम ये नंबर जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि अंतर ले रहे थे ना, डिफरेंस की वजह से। तो इसलिए क्या आएगा? जो हमने कराया कितना आएगा? 226। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ओके। तो बढ़ते हैं हमारे जीके के प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न, भारत का प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भारत का प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी गुजरात में और ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो मैं आपको बता दूं, भारत का प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तर प्रदेश में है। अब सरकार ने वन्य जीव अभयारण्य क्यों बनवाए? क्योंकि हम जिस तरह से पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जिस तरह से हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जिस हिसाब से वन खत्म हो रहे हैं, तो जो प्रजातियां हैं, पशु पक्षी की जो भी प्रजातियां हैं वो क्या हो रही हैं? खत्म हो रही हैं। यहाँ तक जो पेड़ पौधों की प्रजातियां भी विलुप्त हो रही हैं। तो यही इनको संरक्षित करने के लिए ये अभयारण्य बनाए गए हैं। ठीक है, क्यों इनको संरक्षित क्यों करना है? क्योंकि हम एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा। जब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा? बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि मान लो पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या होगा? मृदा अपरदन होगा, जिसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। सॉइल इरोजन होगा तो आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। उसके साथ साथ फ्लड्स आएंगे, फ्लड और बहुत सारी चीजें। फ्लड से पेड़ पौधे हमारी जमीन को बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? जब वो पौधे होते हैं तो वो जो मिट्टी होती है वो नरम बनी रहती है। बारिश के टाइम का जो पानी होता है वो डायरेक्ट अंडरग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि वो रिस जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सीप इनटू द सॉइल। हम हिंदी में बोलते हैं रिसाव होना। तो वो नीचे जमीन में चला जाता है, जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, फ्रेश वाटर जो बोलते हैं। फिर उसको हम यूज कर लेते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? जब मिट्टी पोरस नहीं होगी, जब उसमें से पानी रिसेगा नहीं, तो क्या होगा? फ्लड होगा, मतलब बाढ़ आएंगी तो तबाही होगी, है ना, जान की हानि हो सकती है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। गौरैया को बचाने के लिए, ये गौरैया है, ठीक है, गौरैया को बचाने के लिए हर साल विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन ये है, फिर ये है, फिर ये है और फिर ये है। 20 मार्च को, 22 अप्रैल को, 20 जुलाई को, 20 मई को। तो मैं आपको बता दूं कि गौरैया को बचाने के लिए एक पहल चलाई गई है और उस हिसाब से विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। क्योंकि गौरैया जो है वो विलुप्त प्रजातियों की लिस्ट में आने वाली है। ऐसा लग रहा है कि ये अभी क्या हो जाएगी? विलुप्त ना हो जाए, खतरे में है। तो गौरैया को बचाने के लिए हर साल 20 मार्च को, कितने डेट को? 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड।
किस में रखा जाता है? संकट ग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? तो मैं बता दूं आपका रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक में आपका संकट ग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। जो प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, जिनको खतरा है कि वो कुछ सालों में अगर ये चीजें होती रही, हमारे पर्यावरण में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो हमारे एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, जो हमारे क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, अगर ये कंटिन्यू रहे तो कुछ ऐसी स्पीसीज हैं, ऐसी प्रजातियां हैं जो बिल्कुल इरेज हो जाएंगी। इरेज यानी खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगी, इरेडिकेट हो जाएंगी, यहां से बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीसीज जो डेंजर में है। क्लियर? तो इनका रिकॉर्ड रखा गया। रिकॉर्ड क्यों रखा गया है? जिससे कि हम नेसेसरी स्टेप्स ले सके, इनको बचा सके, इनको विलुप्त होने से बचा सकें। जो प्रजातियां विलुप्त हो गई उनको तो हम नहीं बचा सकते, लेकिन अभी भी हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं और इनको बचा सकते हैं। इनको बचाने से हमें क्या फायदा होगा? हमें क्या फायदा होगा कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस नहीं होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। बैलेंस बना रहेगा तो क्या होगा? हमारी लाइफ भी इजी रहेगी ना। आप बोलोगे कैसे इजी रहेगी? देखो, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी क्या? विदाउट ऑक्सीजन कैन यू सर्वाइव? नहीं सर्वाइव कर सकते। तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो तुम सर्वाइव नहीं कर सकते ना। और बहुत सारी चीजें हैं जो आप आगे जाते जाते समझ जाओगे। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन चलाकर पेड़ों की कटाई रोकने की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी ने, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा ने, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, चिपको आंदोलन चलाकर पेड़ों की कटाई रोकने की शुरुआत जो की थी वो की थी हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। चिपको आंदोलन क्या होता था कि जैसे कोई पेड़ों की कटाई कर रही है, मान लो कोई कंपनी है जिसको वहां पे कुछ बनाना है, कोई मॉल बनाना है, मान लो डेवलपमेंट करना है, तो जो इन्होंने शुरुआत की थी कि जब वो पेड़ काटने आते थे तो वो पेड़ से चिपक जाते थे कि अगर पेड़ को काटना है तो हमें भी काट दो। मतलब इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, कोई नहीं कर सकता। सैल्यूट है इनको, इन्होंने इतना किया पर्यावरण के लिए, हम लोगों के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वनों को बचाने के लिए श्री के.एम. मुंशी, सॉरी यहां पर एम नहीं लगा, द्वारा सन 1950 में किसकी शुरुआत की गई? के.एम. मुंशी द्वारा सन 1950 में किसकी शुरुआत की गई? वन महोत्सव की, पेड़ों की कटाई की, जंगलों में आग लगाने की, मैती आंदोलन की। तो मैं बता दूं 1950 में के.एम. मुंशी द्वारा वन महोत्सव आयोजन करने की पहल की गई, शुरुआत की गई। यहां पर क्या किया जाता है? पेड़ लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, और बोल सकते हैं हम वृक्षारोपण किया जाता है, वृक्षारोपण। मैती आंदोलन क्या है? एक पहल है, जैसे कि जब बेटी मायके से जाती है तो वो एक पेड़ लगा के जाती है मैती आंदोलन में, ठीक है, शादी पे। क्लियर? अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति किस वर्ष आई जिससे उत्पादन क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया? भारत में हरित क्रांति किस वर्ष आई जिससे उत्पादन क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया? सॉरी, क्रांतिकारी परिवर्तन आया। तो मैं बता दूं आपको, भारत में हरित क्रांति आई है तब से हमारे खाद्यान्न की कमी नहीं है। पहले हमारे पास हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके गेहूं से रिलेटेड है। किससे? गेहूं से। ठीक है, हरित क्रांति आपके 1966 से 1977 के बीच में आई है, और उसके बाद हमारे खाद्यान्न में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। क्लियर है? आगे सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने वाली प्रक्रिया को कहते हैं, सबको पता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं वो मैं आपको बता देती हूं। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सौर ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं सनलाइट, और पौधों की पत्तियों में प्रेजेंट क्लोरोफिल। क्लियर है?
पौधे जब स्वयं अपना भोजन बनाते हैं तो पौधों को क्या बोला जाता है? स्वपोषी। स्वपोषी, खुद का भोजन स्वयं बना लेते हैं तो वो स्वपोषी होते हैं। हम क्या हैं? जो खुद का भोजन नहीं बना पाते उनको बोलते हैं परपोषी। परपोषी, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हम किस पे निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए? आप कहोगे मैम हमारी तो मम्मी खुद खाना बनाती है। बेटा खाना जो बनाती है वो कहाँ से आता है? गेहूं, सब्जी किससे आती है? पौधों से। तुम उनका भोजन छीन लेते हो, पौधों से छीनते हैं ना, तो हम कौन हुए? परपोषी, क्योंकि हम दूसरों पे निर्भर करते हैं। दूसरों पे क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। दूसरों पर निर्भर करते हैं खाने के लिए। खाना, बिल्कुल। हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कोई फूड बना ले। और तो हम क्या करते हैं? हम पौधों पर और दूसरे जानवरों पर आश्रित हैं। हमें बोला जाता है परपोषी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। और स्वपोषी को इंग्लिश में बोलते हैं, हाँ, हमको हेटेरोट्रॉप्स बोलेंगे। और जो स्वपोषी होते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटो में यानी कि स्वयं, खुद। निम्न में से परजीवी पौधे का उदाहरण नहीं है। परजीवी यानी कि पैरासाइट। परजीवी पौधे का उदाहरण नहीं है। वीनस फ्लाई ट्रैप, ट्रैप नेपेंथीज, अमरवेल, नीम। कौन नहीं है? नीम नहीं है इसमें। क्लियर है? आगे चलते हैं। अत्यधिक वर्षा वाली जगह पर कैसे घर बनाए जाते हैं? अत्यधिक वर्षा वाली जगह पर कैसे घर बनाए जाते हैं? मिट्टी के घर, तैरते हुए घर, पत्थर के घर, घूमंतु घर। तो मैं बता दूं, अत्यधिक वर्षा वाली जगह पर आपके मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आपदा कितनी तरह की होती है? आपदा दो तरह की होती है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब बोलोगे प्राकृतिक आपदा कौन सी होगी? जैसे कि आपकी भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, ये कैसी है? प्राकृतिक आपदा है। मानव निर्मित कौन सी हो गई? मान लो कि आपने कोई बांध बनाया और वो टूट गया, उसका जो पानी था वो वहां पे बाढ़ आ गई, तो ये कैसी आपदा थी? मानव निर्मित, मानव ने बनाई थी। क्लियर? आगे चलते हैं। टाइफाइड बीमारी किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए दूषित जल, ऑप्शन बी दूषित हवा, ऑप्शन सी दूषित खाना था वो, दूषित भोजन, ऑप्शन डी मच्छर। तो मैं बता दूं, टाइफाइड आपको दूषित जल, पॉल्यूटेड वाटर से होता है। किससे होता है? पॉल्यूटेड वाटर। इसके लक्षण क्या होते हैं? आपको फीवर आता है, ठंड से फीवर आता है, गैप कर करके फीवर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत बार करा चुकी हूं। भारतीय संविधान के जनक का नाम बताइए। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी? स्टीफन हॉकिंग, इसहाक न्यूटन, एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी। इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, विंग्स ऑफ फायर जो आपकी किताब है वो लिखी है एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी जी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे आपके, प्रथम प्रधानमंत्री थे आपके जवाहरलाल नेहरू, और ये थे आपके प्रथम राष्ट्रपति। बार बार बता चुकी हूं, बहुत बार बता चुकी हूं। क्लियर? अगला प्रश्न। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताएं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम? फीमर टिब्यूला स्टेपीज। तो कौन सी है? स्टेपीज। अब से ये पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे छोटी
हड्डी कहाँ पाई जाती है, कहाँ पर होती है, तो क्या होती है आपके कान के लोब, ईयर लोब जो होता है ये, इसमें ये जो ईयर लोब है यहाँ पाई जाती है, ठीक है। ये मैं हड्डी देख रही हूँ, पढ़ाती हूँ। उस गैस का नाम बताइए जो गुब्बारे में भरी जाती है, उस गैस का नाम बताइए जो गुब्बारे में भरी जाती है। नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो कौन सी गैस भरी जाती है गुब्बारे में? सबको पता है हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारे में, तभी तो ऊपर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी बताइए, यानी कि समर में कौन सी कैपिटल होती है? श्रीनगर। कौन सी होती है? श्रीनगर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। गिर राष्ट्रीय वन कहां पर है? गिर फॉरेस्ट कहां पर है? गिर फॉरेस्ट गुजरात, उत्तराखंड, असम, मध्य प्रदेश। कहां पर है जी? गिर फॉरेस्ट आपके गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 12 सितंबर, 14 नवंबर, 14 अक्टूबर। तो हमें पता है भारत में हर साल हिंदी दिवस और हिंदी सप्ताह जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर से शुरू होता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति। बुध, शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी। कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? सबसे निकट है बुध। और सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा है? छोटा ग्रह है बुध। आप बोलोगे नहीं सबसे छोटा प्लूटो है। मैंने कहा प्लूटो अब बौने ग्रह में आता है, वो ग्रह में नहीं आता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1024 किलोबाइट डैश के बराबर हैं? 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट। तो मैं आपको बता दूं 1024 किलोबाइट यानी कि केबी जो है वो आपकी 1 MB के बराबर होती है, यानी कि 1 मेगाबाइट। ठीक है। अगला, भारत का सबसे ऊंचा बांध है? टेहरी बांध, भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है आपका टेहरी डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। दिल्ली डैश नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली कौन सी नदी के तट पर स्थित है? यमुना, गोमती, गंगा या इनमें से कोई नहीं? तो सबको पता है कि दिल्ली आपकी यमुना नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है? तो ये थी आपकी आज की, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।